हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। पार्किंसन डिजीज़ एक नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये एक मोटर न्यूरॉन रिलेटेड डिसऑर्डर है। मींस इस पर्टिकुलर डिजीज़ के अंदर हमारी बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं उनमें आपका एक डिसकोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। इस बीमारी को पहचानने के कुछ 3-4 बेसिक सिम्टम्स हैं। इस डिज़ीज़ के केस में हमारी बॉडी के अंदर रिजिडिटी आ जाती है, ऐठन आ जाती है, ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब होता है स्लोइंग इन मूवमेंट। तो हमारी बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। लाइक जैसे हम वॉक करते हैं, हम खाते हैं, हम लिखते हैं, इन सब की स्पीड में आपका स्लो डाउन होना इस कॉल्ड ब्रेडिकाइनेशिया। सेकेंड इज ट्रेमर, यानी कि आपकी बॉडी में थोड़े थोड़े आपको फिट्स जैसी कंडीशंस आनी शुरू हो जाती हैं। पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी मीन्स टू से जब हम खड़े होते हैं तो हमारा पॉस्चर जो है वो अनस्टेबल होता है, हेड हमारा ड्रॉप करने लग जाता है। सो ये सारी कंडीशंस जो है वो पार्किंसन के पेशेंट को एक्सपीरियंस होती हैं। अगर हम पार्किंसन की कंडीशन को देखें, अगर हम इसके कॉज को देखने जाएँ तो पार्किंसन के जो ज़्यादातर केस हैं वो आपके इडियोपैथिक इन नेचर हैं। इडियोपैथिक इन नेचर का मतलब है इनका कॉज जो है वो अननोन है। 1000 में से एक से कम 2 लोगों के अंदर इस कंडीशन को हम देखते हैं। इसका प्रेवलेंस रेट जो है वो करीबन 1 to 2 पर 1000 पर्सन है। सो अब बात करते हैं, कुछ केसेस तो आपके इसके इडियोपैथिक है, यानी कि कुछ केसेस के जो कॉजेज़ हैं वो अननोन है। पर कई बार देखा गया है कि पार्किंसन का एक कारण इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी रहते हैं, जिसमें आपका इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट भी शामिल हैं, जिसमें से आपका बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनके एक्सपोजर की वजह से पार्किंसन देखा जाता है। जैसे कि पहली है आपकी मैग्नीज, दूसरा है कार्बन डाइसल्फाइड, तीसरा है एमपीटीपी केमिकल और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। इन सभी में से एमपीटीपी इज़ फाउंड टू बी primarily involved in causing Parkinson to the people who have been in exposure of this chemical for a long period of time, राइट। ये क्या करता है, ये आगे हम इसकी पैथोलॉजी में देखेंगे। उसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स हैं जो आपका पार्किंसन कॉज करती हैं, पर इसके थ्रू ड्रग्स के थ्रू किया हुआ जो पार्किंसन होता है वो रिवर्सिबल होता है। यानी कि अगर आपको किसी ड्रग जैसे कि फिनोथायजीन्स, रेजरपिन और आपका ब्यूटायरोफिनोन्स, ये जो ड्रग्स हैं इनके एक्सेसिव कंजप्शन से देखा गया है कि पार्किंसन डिजीज़ होती है। पार्किंसन के जैसे ही सिम्टम्स आते हैं, पर ये वाला जो पार्किंसन है वो रिवर्सिबल है। और आप 5% ऑफ केसेस देखेंगे जो आपके कुछ इस तरीके से मिलते जुलते हैं। दूसरी बात, इसका एक कारण होता है ट्रॉमा। अगर आपको सीवियर ट्रॉमा लगा है, कैसा ट्रॉमा, अगर आपको हीट ट्रॉमा लगा है, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर ट्रेमर, बॉडी में रिजिडिटी और फिजिकल इंस्टेबिलिटी, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी पैथोलॉजी की और इसके पैथोजेनेसिस की। जैसा कि अब आपको पता है कि आपका ये जो डिज़ीज़ है इसका कॉज हमने देखा कि इसके कॉज जो है मोस्टली ये इडियोपैथिक है, पर कुछ कारण में आपका एमपीटीपी जैसे कई केमिकल रिस्पॉन्सिबल हैं। तो बेसिकली आखिर ये केमिकल्स करते क्या हैं? देखिए क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर आपका एक रीजन होता है आपका बेसल गैंग्लिया, जो आपके मिड ब्रेन में पाया जाता है। वहाँ पर आपका कुछ आप कह सकते हैं कि स्पेशल सेल्स होती हैं, जिनकी स्पेशल सेल्स का वहाँ डिजेनरेशन हो जाता है, वो सेल्स आपका ख़राब हो जाती हैं। वो स्पेशल सेल्स जो होती हैं उनका काम होता है अपने में से डोपामीन का सिक्रीशन करना, ठीक है। तो वो जो स्पेशल सेल्स हैं उनके डिजेनरेशन से क्या होता है, डोपामीन का रिलीज ब्लॉक हो जाता है। और डोपामीन बहुत ज़रूरी होता है आपकी बॉडी के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट और स्मूथ परफॉर्म करने के लिए। आप जब वॉक करते हैं या जब आप कुछ राइटिंग करते हैं या आप कुछ फॉर एग्जांपल के लिए आपने पेन, इस तरीके से आपने पेन होल्ड की हुई है, इन सारी फंक्शंस में आपके फिंगर्स का यानी कि आपके लिम्स का आपका एक मोटर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है ये डोपामीन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर लेके आता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन के बेसल गैंग्लिया के अंदर आपका कुछ सेल्स के अंदर स्टोर्ड रहता है। तो कई कारणों की वजह से आपका इन डोपामिन कंटेनिंग सेल्स का डीजनरेशन होता है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो जब इन सेल्स का डीजनरेशन होता है तो डोपामिन का रिलीज बंद हो जाता है, ब्लड में डोपामिन नहीं रहता, और इस वजह से पर्सन को मोटर इनकोऑर्डिनेशन, जब वो खड़ा होता है तो उसका हेड ड्रॉप करने लग जाता है, उसका पॉस्चर थोड़ा झुका झुका सा रहता है। आप देखते होंगे पार्किंसन की जो कंडीशन है वो यूजुअली आपका जो 60+ के लोग होते हैं उनमें देखने को मिलती है, और उसमें से भी आपका मेल फीमेल में कंपेयर करें तो मेंस आर मोस्टली गेट अफेक्टेड विद दिस पार्किंसन डिजीज़। तो आप देखते होंगे अक्सर जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो सर झुकाकर, उनका जो कंधा होता है, जो पॉस्चरल बैलेंस होता है, आप देखते होंगे नहीं होता है। उनके हाथ में धीरे धीरे आप देखते होंगे इस तरीके से उनके हाथ शिवर करते हैं, उनके हाथ में शिवरिंग रहती है, ट्रेमर जैसी कंडीशन आती है, वॉक करते हैं तो बहुत स्लो करते हैं, खाते हैं तो बहुत स्लोली खाते हैं। तो इस स्लो मूवमेंट को हम ब्रेडिकाइनेसिया कहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आपके पार्किंसन के पेशेंट्स को देखने को मिलते हैं।
अब बात करें तो मैंने एक तो आपको बता दिया कि इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। आपके बेसल गैंग्लिया में प्रेजेंट जो आपके न्यूरॉन्स हैं, अगर वो न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय होने लग जाएं तो वो न्यूरॉन्स अपने में से जो डोपामिन सिक्रीट करते थे वो डोपामिन का रिलीज बंद हो जाएगा। और डोपामिन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मोटर कोऑर्डिनेशन को स्मूथ करने के लिए, ये आपके जितने भी मोटर कोऑर्डिनेशंस होते हैं उनको स्मूथ करता है। ठीक है, जितना भी आपका मोटर एक्टिविटी है, मोटर एक्टिविटी मतलब आपने लिखना, ठीक है, आपका चलना, आपका इस पेन को पकड़ना, ये सारे आपके मोटर एक्टिविटीज़ हैं। तो ये जितने भी मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको स्मूथ करता है और साथ ही साथ उनको कोऑर्डिनेट भी करता है। तो अगर आपके ब्लड में इस मोटर का इस डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा तो आपके मोटर एक्टिविटीज़ जो है वो स्मूथ नहीं हो पाएंगे और कोऑर्डिनेटेड नहीं हो पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एक तो मैंने आपको कॉज बता दिया कि हमारे जो बेसल गैंग्लिया में प्रेजेंट सेल्स होती हैं। उसके अलावा क्या होता है, हमारे बेसल गैंग्लिया में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स के क्लस्टर्स होते हैं जिनको आप लुई बॉडीज़ कहते हैं। ये लुई बॉडीज़ क्या हैं, ये एक स्पेशल तरीके की स्पेशल टाइप की सेल्स हैं जो अपने अंदर आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स रखती हैं। जैसे कि इनके अंदर आपका एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है अल्फा सिन्यूक्लिन, उसके अलावा इसके अंदर होता है सिफ्लिन, इसके अलावा इनके अंदर कुछ फिलामेंटस एग्रीगेट्स भी होते हैं। ये जो अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन है, इसका रिस्पॉन्सिबल रोल देखा जाता है, अगर ये आपके लुई बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो दिस प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजेनरेशन ऑफ योर डोपामिन कंटेनिंग सेल्स। सो अगर हम पैथोजेनेसिस को इसकी स्टडी करें आगे, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि MPTP नाम का जो केमिकल है ये देखा गया है, ये बहुत ज़्यादा पोटेंट न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस है और ये बहुत हद तक का रिस्पॉन्सिबल रहता है पार्किंसंस जैसी डिजीज़ के सिम्टम्स को शो करने के लिए। ये बनता कहाँ से है एक्चुअली में, आप जब सिंथेटिक ओपियोइड लैब में बनाते हैं तो आप जब मीपिरिडीन से आप सिंथेटिक ओपियोइड को डिराइव करते हैं तो उस दौरान ओपियोइड बनने के साथ साथ एक एडिशनल बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम है MPTP। ये MPTP का क्या काम होता है, ये MPTP क्या करता है, जो हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं उनको सिलेक्टिवली जाकर, इसके दुश्मन जो होते हैं ये सिलेक्टिवली डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स जिनके अंदर डोपामीन है। तो ये MPTP केमिकल क्या करता है, ये आपके ब्लड में एंटर करता है और ब्लड में जाके आपके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को सिलेक्टिवली जाके डैमेज करना शुरू कर देता है। जैसे ये इंज्योर हो जाएंगे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, तो न्यूरॉन जब डैमेज हो जाएंगे तो डोपामिन रिलीज बंद हो जाएगा, तो पार्किंसंस के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। सो पार्किंसन के सिम्टम्स मैं आपको बता चुकी हूँ क्या क्या होंगे, आपको रिजिडिटी रहेगी, ट्रेमर रहेगा, ब्रेडिकाइनेसिया रहेगा, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं। अब जैसे ही आपका न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं तो होता क्या है आपके, ये इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं क्या होता है, ये आपके एस्ट्रोसाइट्स हैं। एस्ट्रोसाइट्स मतलब वो स्पेशल सेल्स हैं जहाँ पर आपका MPTP जाता है, ये MPTP एंटर करता है, यहाँ पर होता है आपका मोनो अमीनो ऑक्सीडेज B एंजाइम। ये एंजाइम की प्रेजेंस में MPTP कन्वर्ट हो जाता है MPDP में। MPTP में कन्वर्ट होने के बाद ये हमारी इस एस्ट्रोसाइट्स की मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ MPP प्लस में कन्वर्ट होता है और वहाँ हमारा जो न्यूरॉन होता है उस न्यूरॉन के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ये स्टोर हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस MPPP के यहाँ पर होती है इसकी डोपामिनर्जिक अपटेक साइट, तो यहाँ पर डोपामिन आना चाहिए था पर यहाँ पर अभी कौन आया है, MPPP आया है। तो MPPP आपका इस डोपामिनर्जिक साइट से अपटेक करता हुआ आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब MPPP प्लस जाएगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेटिव एक्टिविटी थी, उसके जो फंक्शंस थे उन सबको ये बंद कर देगा। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया अपनी ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डैमेज होने शुरू हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी तो क्या होगा। यहाँ देखिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है इसको समझाने के लिए। ये देखिए MPTP हमारे ब्रेन स्टेम से हमारे एस्ट्रोसाइट्स में गया, वहाँ आपका MPTP ने आपके इस एस्ट्रोसाइट्स के अंदर माओ बी एंजाइम की प्रेजेंस में अपने आप को MPTP प्लस में कन्वर्ट किया। इस MPTP ने हमारे ग्लायल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये MPPP प्लस बना, वहाँ ये डोपामिनर्जिक साइट से एंटर करते हुए हमारे न्यूरॉन के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा, वहाँ जाके ये स्टोर हो गया। अब इसने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को डिस्टर्ब कर दिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करना, वो रुक गया। जब ये रुक गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो ATP बनना बंद हो गया। जब ATP बनना बंद हो जाएगा तो क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा। जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, तो ऑक्सीजन को निकालने के लिए अदर रेडिकल्स बनेंगे, तब बनेंगे सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स, पर ऑक्साइड रेडिकल्स और आपके हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स। ये रेडिकल्स क्या करते हैं, ये जाके हमारे न्यूक्लिक एसिड्स के साथ, प्रोटीन्स के साथ जाके इंटरेक्ट करते
हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करके उनकी इंजरी कॉज करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी सेल जो है इस तरीके से उसकी डेथ होने लगती है और आपका जो सेल्स हैं वो मरने लगती हैं। तो जब सेल मर जाएंगी, जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन सेल्स थी, जब वो मर जाएंगी तो न्यूरॉन आपका अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, डोपामिन रिलीज नहीं कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारे इस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ, पहला है ट्रेमर। ट्रेमर का मतलब है बॉडी के अंदर फिट्स जैसे कंडीशन आती है। ब्रेडिकाइनेसिया, स्लो मूवमेंट। तीसरा है इम्पेयर्ड पॉस्चर एंड बैलेंस। जो पॉस्चर होता है, जेस्चर होता है, बॉडी का जो बैलेंस होता है वो इम्पेयर हो जाएगा, यानी कि उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। चौथा है ऑटोमेटिक फंक्शंस का लॉस होगा। ऑटोमेटिक फंक्शंस जैसे कि हमारी आंखों का झपकना, हम ऑटोमेटिकली अपनी हमारी आईज़ ब्लिंक करती हैं। तो जो पार्किंसन का पेशेंट होगा उसकी जो आंखों की ब्लिंकिंग प्रोसेस थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसमें लॉस आएगा। स्पीच बदलने लग जाती है, राइटिंग में चेंजेस आने लगते हैं, हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, ब्लैडर प्रॉब्लम शुरू होती है, यानी कि मिक्चुरेशन को, यानी कि यूरिन फ्लो को पेशेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता। नेक्स्ट कुछ में आपका कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो पार्किंसन के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी आता है। स्मेल डिसफंक्शन होने लगता है, फटीग रहती है, पेन रहता है। जब भी पर्सन बॉडी को मूव करता है, स्पेशली अपने वो हाथ और पैर लिम्स को मूव करता है, तो उसको पेन होने लगता है। अब एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो ट्रेमर होता है, ट्रेमर का मतलब क्या है, देखिए जैसे आपने ये आपका ये एक फिंगर है और ये आपकी 4 फिंगर है, इसके बीच में आपने एक फॉर एग्जांपल आपने एक पिल रखी, तो पिल कैसे रोल करती है, ऐसे। इस तरीके से आपके फिंगर्स में आपको ट्रेमर देखने को मिलेगा। इसीलिए ट्रेमर में स्पेसिफिकली इसको हम पिल रोलिंग ट्रेमर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इस तरीके से अपने आप स्पॉन्टेनियसली हमारे फिंगर्स के मूवमेंट आते हैं। अब बात करें उसके अलावा लास्ट जो सिम्टम आता है वो है सेक्शुअल डिसफंक्शन का। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। देखें, अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे पार्किंसंस में जो नर्व सेल डैमेज हुई हैं उसी की वजह से पार्किंसन हो रहा है, तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो इस नर्व सेल्स के ब्रेकडाउन को रिवर्स कर सके। बस हम क्या कर सकते हैं, नर्व सेल्स जो डोपामिन रिलीज़ करते थे, हम उस डोपामिन को किसी मेडिसिन के फॉर्म में दे सकते हैं। तो हम लिवोडोपा दे सकते हैं, जो कि डोपामिन का ही एक प्रिकर्सर है। तो आप लिवोडोपा को देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डोपामिन में, और डोपामिन ब्लड में लेवल रेस कर देगा, और डोपामिन फिर आपके मोटर कोऑर्डिनेशन को स्मूथली परफॉर्म करने में मदद करेगा। या आप कोई डोपामिन का एगोनिस्ट पेशेंट को दे सकते हैं। साथ ही साथ आप लिवोडोपा प्लस कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन भी आप एज अ ट्रीटमेंट अपने पार्किंसन के पेशेंट को दे सकते हैं। लिवोडोपा तो प्रिकर्सर है ही आपके डोपामिन का। कार्बिडोपा देने से क्या होता है, लिवोडोपा का सही समय पर कन्वर्जन होगा आपके डोपामिन में। उसके साथ साथ आप घर बैठे बैठे जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो है आप रेगुलरली एक्सरसाइजेस करें, अपनी डाइट हेल्दी रखें। उसके अलावा आप सर्जिकल ट्रीटमेंट में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन भी कर सकते हैं। कभी कभार डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करने से जो डीजनरेटेड सेल्स हैं वो आपका रीजनरेट होने के चांसेस रहते हैं, और जो पर्सन है उसके पार्किंसन के सिम्टम्स में थोड़ा बहुत आराम आ सकता है। तो यहाँ तक हमारा पार्किंसन कंप्लीट होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि पार्किंसन क्या है। पार्किंसन आपका एक मोटर नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।